आराम से रीड कर लो, समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अपन को कोई बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना। दो सेक्शन आपके 57 और 58 वैसे तो ऐसे, लेकिन अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं। आपका 59 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इंडिकेटेड का मतलब बता दिया गया, डेट का मतलब ऋण, और यहाँ पर ऋणी बता रहा है। वेयर ए डेटर, डेटर का मतलब ऋणी, ओविंग सेवरल डिस्ट्रिक्ट डेब्ट, बहुत सारे कर्जे हैं उसके माथे पर, बहुत सारे कर्जे ले लिए उसने अपने माथे पर। मेक्स ए पेमेंट टू हिम, वो किसी को पेमेंट करता है। आइदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन, या तो साफ साफ कह देता कि भैया जो मैं तुमको पैसा दे रहा हूं तुम यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे, और अंडर सर्कमस्टांसेस, या परिस्थितियां बताएगी, इम्प्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेब्ट, वो ये बताएगी जितने भी पर्टिकुलर डेब्ट हैं उस डेब्ट में आप इनको एडजस्ट कर लोगे द पेमेंट। यदि वो पेमेंट ही एक्सेप्ट कर लेता है, इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, यदि वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस ऋण के संबंध में वो चीज क्रिएट कर ली, वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो ये जो सिद्धांत था कौन से केस में दिया गया, इंडिक्लिक रिटर्न। सेक्शन का नाम क्या है 59। क्या कहता है यहाँ पर, डेटर्स अपने कर्जे को चुकाते समय क्रेडिटर को या तो साफ साफ इंटीमेशन देगा कि भैया तुम यहाँ पर ये चीजें एडजस्ट कर लेना, या इम्प्लाइड भी कह सकता है, कोई इंडिकेशन दे सकता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो ऐसा वो ऋणी कहेगा तो उसको क्रेडिटर को जो है मान सकता है, उसको मानेगा कि जैसा मेरे डेटर ने कहा है मैं इस ऋण को यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ पर पैसे के समायोजन की बात है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा कॉमर्स है। देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल समझिए इसका, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझिए इसका, एग्जाम्पल क्या कहता है, A owes B among other debts 1000 rupees upon a promissory note। ए यहाँ पर जो है उधार लेता है बी से 1000 रुपए प्रोमिसरी नोट पर। आराम से समझ लेना, अच्छा एग्जाम्पल है। A owes B among other debt 1000 rupees upon a promissory note। प्रोमिसरी नोट पर ए बी से 1000 रुपए लेता है, ठीक। विच फर्स्ट ड्यू ऑन द 1 जून, जो कब देने हैं उसको, 1 जून को, 1 जून को देने हैं। He owes B no other debt of the amount, इस अमाउंट का यानी 1000 रुपए का और कोई ड्यू, और कोई ऋण इस पर नहीं है। यानी वन हो सकता है अलग अलग कोई ऋण हो, 1055 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो, मगर 1000 का और कोई ऋण इस पर उधार नहीं है, कोई भी उधार नहीं है। यानी बी से 1000 रुपए का कोई ऋण नहीं मांगता, ए ने बी से पैसा उधार लिया, वो पैसा 1000 रुपए का है, प्रोविजरी नोट पे लिया है, वो 1 जून को उसे पे करना है। 1000 रुपए का जो और कोई पैसा है वो इस पर उधार नहीं है। आगे की कहानी क्या कहते हैं सुनिए। ऑन द 1 जून, 1 जून को, ए पेज बी 1000 रुपीज, ए बी को 1000 रुपीज दे देता है। द पेमेंट इज टू बी, बहुत सारे ऋण है, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोविजरी नोट। तो इससे वो जो देने वाला है वो प्रोविजरी नोट से डिस्चार्ज हो गया, यानी अब उसको कोई पैसा नहीं देना है। बोलो एग्जाम्पल से भी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वापस पढ़ लो एक बार, समझोगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ए जो है बी से उधार लेता है, उसका ऋणी है, बी यहाँ पर क्रेडिटर है, ए हमारा देनदार है। 1000 रुपए लेता है वो प्रोविजरी नोट पर, वो 1 जून को उसे पे करने पड़ते हैं। 1000 रुपए का और कोई अमाउंट, देयर इज नो अमाउंट ड्यू, इस पर कोई बाकी नहीं है। ए बी को 1000 रुपीज जो है पे कर देता है, उसे दे देता है 1000 रुपए, इसलिए यहाँ पर वो इस प्रोविजरी नोट की से पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? उसके देने इम्प्लाइड था कि मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूं, तो कहाँ एडजस्ट करेगा, उसी 1000 में। क्यों? यदि मान लो 1000 रुपए का और कोई ऋण होता, किसी और डेट पर होता, तो हो सकता है वो बताता भैया वो वाले 1000 रुपए ले लेना, तू 2 अप्रैल वाले, तू 10 अप्रैल वाले, लेकिन साफ साफ इम्प्लाइड है कि मैं 1000 रुपए को दे रहा हूं, हालांकि ऋण 500 का भी है, 700 का भी है, 200 का भी है, मुझ पर कई प्रकार के ऋण हैं, ऐसा नहीं कोई सिंगल ही ऋण है, तब तो झंझट ही खत्म। लेकिन मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूँ, 1 जून को दे रहा हूँ, प्रोविजरी नोट भी कब कंप्लीट हो रहा था, 1 जून को, तो सीधी सीधी इम्प्लाइड हो गया ना कि मैं जो तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूँ वो तेरे को
1 तारीख को जिसे कहते हैं कंप्लीट हो गया, नहीं अपना वो हिसाब किताब क्लियर हो गया। बोलो क्लियर 59 हुआ कि नहीं? आगे चलो बी पर आइए। बी क्या कहता है? अच्छे दोनों साइटेशन अच्छे एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्या कहता है देखिए, A owes to B among other debts the sum of 567 रुपीज। बहुत सारे डेप्ट हैं ए के, बी से बहुत सारे पैसे लिए इसने, उसमें कोई ऐसा ऋण है जो 567 का है, 567 रुपीज का है। कोई ऐसा ऋण है जो 567 रुपीज का है। बहुत अच्छे से लैंग्वेज समझना। बी राइट्स टू ए, यहां पर बी जो लेनदार है, जो बी अपना क्रेडिटर है, वो ए को लिखता है। क्या लिखता है? डिमांड पेमेंट ऑफ दिस सम। भैया वो तू मुझे ना अपने बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन तू सबसे पहले मेरे को ये पैसा दे देना। डिमांड करता है वो पेमेंट सबकी, ये मुझे पैसा दे देना। यहाँ पर जो अपना लेनदार है वो देनदार को जो है ये लिखता है कि भैया जो 567 का रुपीज है वो मेरे को दे देना। ए सेंड टू बी 57 रुपीज। वो जैसे ही उसको पता चलता है वो इतना पैसा उसको दे देता है। उसने कहा, इसने भेज दिया, तो अंडरस्टूड है ये 567 जो रुपीज अब कहाँ जाएगा? वो एडजस्ट कर लेगा 567 रुपीज का। तो दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द डेप्ट ऑफ विच बी हैड डिमांडेड पेमेंट। यहां पर बी उस डेप्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा जो ए ने डिमांड की थी, या जो इसका ऋण था 567 रुपीज का, इससे ए क्या होगा? ए डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बी ने उसे मांगा, उसकी शर्तों के अनुसार बी ने उसको वो 567 रुपये, हाँ 568 भेज देता तो वो भी चक्कर में पड़ जाता कि मांगे थे मैंने 567, भेजे उस 568। मैं किस में एडजस्ट करूं? पहले वाले में, बाद में वाले में, या इस वाले में? यानी इस वाले का तो नहीं है, कम भेजता तो भी इस वाले का नहीं है, ज्यादा भेजता तो भी इस वाले का नहीं है। तो मुझे जो भेजना है वो 567 का यहाँ पर उसमें एडजस्ट कर लिया। तो जो आपका देनदार है, जो आपका डेप्टर है, तो इस ऋण से यहाँ पर इस कंडीशन के अंतर्गत मुक्त हो जाएगा। बोलो सेक्शन 59 पूरी तरीके से विद एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? रोज से ज्यादा आया कि कम आया? ज्यादा आया कि कम आया? बोलो बोलो, समझ में आएगी नहीं आया? चलें आगे। 59 इज क्लियर। आइए 60 पर। 60 क्या कहता है? ये जो लोड है ये उसी का भाई है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। 6 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। यहां पर कहानी में थोड़ा सा टर्न है, वहां पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया था कि जो मैं पैसा दे रहा हूं, जो मैं पैसा दे रहा हूं वो पैसा किस ऋण के कनेक्टेड में दे रहा हूं। यानी जो मैं पैसा दे रहा हूं, विच मनी विच आई एम गिविंग टू यू, आप इसको एडजस्ट कहां करेंगे ये वहां पर बता दिया गया था। सेक्शन 60 कहता है कि यदि डेटर ना बताए तो, यदि डेटर ना बताए तो फिर आप क्या करोगे? पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़िए बहुत अच्छे से। वेयर द डेटर हैज ओमिटेड, ओमिटेड यानी वो भूल गया, ओमिट कर गया वो किसी भी वजह से, टू इंटीमेट सूचना देने के लिए। समझ में आ रहा है? वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, जहां पर डेटर उसको सूचना देने से भूल गया, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस, और वहां पर और कोई परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है, एम्प्लाइड भी नहीं है, एक्सप्रेस भी नहीं है, इंडिकेटिंग टू विच, ये बताते हुए, विच डेट, कौन सा ऋण, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, कहां अप्लाई करें? कोई बता ही नहीं रहा, उसने तो भेज दिए पैसे, और ऋण उस पर बहुत सारे हैं, अब इसके बारे में अच्छा डिस्कस करेंगे। विच डेब्ट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। तो फिर अब कहानी शुरू होती है क्रेडिटर के पास, अब कहानी शुरू होती है देनदार के पास। लेनदार की कहानी तो खत्म, उसने तो बहुत सारे ऋण ले रखे थे, एक भेज दिया। द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिएशन, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, एट हिज डिस्क्रिएशन, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिएशन एट एनी लॉफुल डेप्ट, वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अनलॉफुल डेप्ट को जो मैंने इस हिसाब से कर्जे में आपको दिया है
उस कर्जे को वो एडजस्ट कर सकता है। एक्चुअली ड्यू, दो चीजें यहां पर आई, दो चीजें निकल कर आई आपकी। क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिप्शन टू एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली, जो भी आपका लॉफुल डेब्ट था उस पर ये डिस्क्रिप्शन की से वो क्रेडिटर इसमें आपका एडजस्ट कर सकता है। कब? जब आपका डेटर ना तो इम्प्लाइड बताए ना एक्सप्रेस बताए कि साहब मैं आपको नहीं बता पा रहा। ड्यू एंड पेबल टू हिम, जो उसको दे है और जो आपका डेब्ट है वो कैसा है? लॉफुल भी है और आपका उसको दिया जाना है। फ्रॉम डेटर, जो डेटर को उसे पे करना है। वेदर इट इज और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स, ये बहुत अच्छी लाइन। यहां एक क्वेश्चन बन सकता है, या वो जो आपका ऋण है जो इसे देना है वो टाइम बार्ड भी हो सकता है और विदाउट समय सीमा में भी हो सकता है। टाइम बार्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी उसकी प्रॉब्लम। या तीन चीजें बहुत अच्छी निकलेगी अभी। वेदर इट इज और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स ऑफ टाइम बीइंग एज टू बी लिमिटेशन ऑफ शूट। यहां पर देखिए कहानी क्या पैदा होती है, कहानी को समझो आप, रटो मत। यहां पर कहानी पैदा होती है कि एक ऋणी को, एक डेटर को पैसा चुकाना है। ये ए नाम का आदमी है, ये बी है, ये क्रेडिटर है, ये डेटर है। ठीक है, कई प्रकार के ऋण थे। एक था 10,000 का किसी एक तारीख को, एक था 20,000 का, एक था 30,000 का। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसने भेज दिए 10,000 रुपए। अब उसकी मर्जी है क्रेडिटर की, वो इसमें इंक्लूड कर ले, इसमें इंक्लूड कर ले, इसमें इंक्लूड कर ले, उसकी मर्जी है, ये सीधी सी बात है। तो वहां पर उसकी टोटल मर्जी कहां जाती है और वो कौन से शूट में कर सकता है? वो किसी भी आपके पैसे में इसको एडजस्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है। और यहां पर जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो टाइम बार्ड आपका डेब्ट होगा, यदि मान लो समय सीमा निकल गई उसमें भी एडजस्ट कर सकता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट कर लेना, जिसे कहते हैं प्योर हिंदी में काल अवरोधित ऋण, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम बार्ड डेब्ट में भी उसको एडजस्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरा, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है फिर भी उसमें कर लिया, ज्यादा वाले में ना करी, कम वाले में भी कर सकता है। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज कि उन ऋणों में इसको नहीं लेगा जो ऋण डिस्प्यूटेड है। समझ में आ रही है बात? डिस्प्यूटेड ऋण है, मान लो मेरे और आपके बीच में कोई ऐसा अमाउंट है जो डिस्प्यूटेड है। आप कहते हो मैंने दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया, तो टाइम बार्ड में तो हो सकता है इसका समय सीमा निकल गई, काल अवरोधित हो गया, जब देने थे नहीं दिए, वहां पर तो ये इसको एडजस्ट कर सकता है, मगर एक जगह नहीं करेगा, डिस्प्यूटेड अमाउंट में इसको एडजस्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 60 की कहानी क्या कहती है? सेक्शन 60 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक संबंध स्थापित करता है क्रेडिटर और डेटर में। यहां पर डेटर क्रेडिटर को पैसा तो देता है, मगर ये बताना भूल जाता है कि भैया आप जो मैं पैसा दे रहा हूं ये पैसा आप कहां एडजस्ट करेंगे, वो भूल जाता है। तो सारा पावर, सारा जो डिसीजन है वो किसके पास आ जाता है? क्रेडिटर के पास। तो ये क्रेडिटर उन अमाउंट के लिए पैसा ले सकता है जो अमाउंट आपका लॉफुल है, वो ऋण लॉफुल है, अवैध नहीं है, उसको पे किया जाना है डेटर के थ्रू। और वो ऋण टाइम बार्ड भी हो सकता है, वो ऋण आपका टाइम बार्ड भी हो सकता है, वहां पे भी एडजस्ट कर सकता है, मगर वो ऋण डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। वो ऋण लो इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, हाई वाले को ना करे लो को कर ले, उसकी मर्जी है। बोले साहब ऐसा केस आया था, वो ऋण, वो डेट आपका डिस्प्यूटेड भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड ऋण में इस सेक्शन में वो पैसे को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। टाइम बार्ड को कर सकता है, डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकता। तो 59 जो सेक्शन था कॉन्ट्रैक्ट का, उसने पावर दी आपका ऋणी को कि ऋणी जो कहेगा वो बात मानी जाएगी। 59 कहता है जो ऋणी कहेगा वो बात मानी जाएगी। वो कहेगा भैया वो वाला एडजस्ट कर लेना, वो कर लेगा। वो कहेगा नहीं भैया पहले वो वाला कर, वो वाला कर लेगा। 59 में वो कहना भूल जाता है, वो कहना मना कर देता है, तो जन्म होता है 60 का। 59 तो नहीं काम में आएगा तो अभी तो 60 आएगा। यदि इसने अपना पावर काम में ले लिया तो इसकी कहां जरूरत है, पैदा ही नहीं होगा। यहां पर ऋणी जो होता है, डेटर जो होता है, कहना भूल जाता है। डेटर भूल जाता है कि मुझे किसी को कुछ कहना है,
वो पैसा भेज देता है। अब जो डिस्क्रिशन आता है वो क्रेडिटर के पास आ जाता है, वो क्रेडिटर के पास आता है, वो डिस्क्रिशन क्रेडिटर के पास आता है 60 में। अब उसका पावर है कि वो अपने पैसे को किस तरह एडजस्ट करे, जो ऋणी ने दिया है, जो डेटर ने दिया है, वो पैसे को किस तरीके से एडजस्ट करे। वो ऋण लॉफुल होना चाहिए, वो ऋण डेटर के द्वारा उसे पेबल होना चाहिए, वो ऋण टाइम बार्ड हो सकता है, वो ऋण टाइम बार्ड हो सकता है, मगर वो ऋण डिस्प्यूटेड नहीं होगा। बोलो कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? दोबारा पढ़ लो बेयर एक्ट को, सारी कहानी पढ़ने के बाद समझ में अच्छा आएगा क्या कहता है बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तोड़ना आपको आ गया तो आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको कहानी समझ में आ जाएगी। कहानी समझ लो। वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, पहली लाइन, पहले क्या हुआ, डेटर इंटीमेट करना भूल गया, हो गया फर्स्ट। एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड टू विच डेट, दूसरा पॉइंट लोगे कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं है, दूसरा आप पॉइंट बनाओगे कोई सर्कमस्टांस भी नहीं इंडिकेट टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। आराम से दो परिस्थितियां पैदा हुई। पहली परिस्थिति तो क्या हुई कि डेटर इंफॉर्मेशन करना भूल गया, ठीक है। दूसरी परिस्थिति पैदा होती है कि साहब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं है जिससे ये पता चले कि आपका ऋण पेमेंट किसको दिया जाना है, ठीक है। दोनों परिस्थितियां आई। अब आगे तीसरे पर, द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली ड्यू, वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो जो आपका ऋण होगा वो लॉफुल होगा, उसको पेबल होगा, वो टाइम बार्ड हो सकता है लेकिन डिस्प्यूटेड नहीं होगा। बोलो 60 की नाम कहानी पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी? कल सुनूंगा मैं वापस, तब आगे चलेंगे। मजा आ रहा है? चलें आगे। अब 60 की कहानी, आपको 3 सेक्शन एक साथ कनेक्शन में रखना है हमेशा। 60 क्या कहता है देखिए, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैथ्स की तरह समझेगा। देखो आप, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अब ये 61 क्या कहता है आपको? 61 आपसे कहता है कि कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट करना भूल जाती है, ये भी भूल जाता है, वो भी भूल जाता है, नहीं करते जिस भी वजह से। तो देखिए आप, नाइदर का यूज किया है इसने, वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, पहला टुकड़ा, वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, कोई सी भी पार्टी अप्रोप्रिएशन नहीं करती है, पहली बात। दूसरी, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो भी भूल गया, वो भी अपना डिस्क्रिप्शन पावर काम में नहीं लेगा। तो अब क्या होगा, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। वेयर दे आर, वही पुरानी गाड़ी, दे आर नॉट और बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स, टाइम बार्ड हो सकता है, वही पुरानी, वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। फॉर द टाइम बीइंग एज लिमिटेशन सूट, ये वही लाइन है जो पहले वाली थी। अब एक इसका हिस्सा, एक हिस्सा पढ़ लिया आपने, पार्ट 1। पार्ट 1 क्या कहता है कि जहां पर कोई सी भी पार्टी ये नहीं कहती कि हमें किस हिस्से को लेना है, तुम एडजस्ट कैसे करोगे, वो भी भूल जाता है। ये कहता है मैं एडजस्ट कैसे करूंगा, ये भी भूल जाता है। तो वहां पर आप जो पैसा एडजस्ट करोगे वो कैसे करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी जो पैसा पैसे आया पहले आया वो पहले, दूसरे नंबर पे आया दूसरे, तीसरे पर तीसरे, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग। यानी पहले जनवरी वाला, फिर फरवरी वाला, फिर मार्च वाला, पहली बात तो ये। और इफ द डेब्ट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इफ द डेब्ट्स आर इक्वल स्टैंडिंग, इफ द डेट्स आर इक्वल स्टैंडिंग, यदि सपोज दो पैसे, दो बार जो पैसे लिए वो एक ही डेट को ले लिए, तो द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रपोर्शनेबली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहां पर जो पैसा लेगा वो, एक डेट को पैसा आया, अभी लेते हैं इसका, एक डेट को पैसा आया, वो पैसा यदि एक डेट को ही लिया गया है तो क्या करोगे, आपने कहा डेट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो ऐसा करना। फिर आनुपातिक रूप से, जो आपने पढ़ा है प्रपोर्शन में, प्रपोर्शनेबली लोगे,
आनुपातिक रूप से आप उसको डिवाइडेड कर लोगे। पहला केस समझो इसका, मेरा की लैंग्वेज को प्रैक्टिकल वे में लेते हैं। 10,000 लिए अपन ने जनवरी 2020, जनवरी को 25, 1 जनवरी दे दो यहाँ पर। 20,000 लिए अपन ने 1 फरवरी 2025 को, और 30,000 लिए अपन ने 3 मार्च 2025 या 1 मार्च 2025। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पैसे भेज दिए, सपोज यहाँ पर 10,000 ऐसे भेज दिए 10,000। ठीक है, तो कैसे प्रपोर्शन में लेगा, वो डेट वाइज लेगा। 15,000 भेज दिए तो क्या करेगा, 15,000 भेज दिए सपोज, तो सबसे पहले कौन सा ऋण एडजस्ट करेगा, ये वाला 10,000 यहां से वो एडजस्ट कर देगा। अब बच गए कितने, 5,000। 5,000 कहां एडजस्ट कर देगा, यहां एडजस्ट कर देगा, कहानी खत्म। उसे भेज दिए होते 25,000, 10 यहां पर गए, 10 यहां पर गए। उसने भेज दिए 45,000, 10 यहां गए, 20 यहां गए, 15 यहां गए, कहानी क्लियर। मगर कोई ऐसे ऋण हो जो सपोज एक ही डेट को दिए हो, तो 10,000 दिए थे उसने 1 जनवरी सुबह 2025 को सपोज, और 30,000 दिए उसने 1 जनवरी 2025 को, और फिर इसने दे दिए इसने 5,000 और दे दिए इसी दिन। अब क्या करें, अब ये कैसे एडजस्ट करेगा, यदि एक डेट को तो कौन से ऋण में समायोजित करेगा, कौन से ऋण में ये समायोजित करेगा। इसने भेज दिए रुपए 15,000 भेजे, वो बोले साहब कैसे एडजस्ट करूंगा, मैं 15,000 को कैसे एडजस्ट करूं, ये तो एक ही डेट के हैं, क्या करें। तो अब इसका प्रपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, इनका प्रपोर्शन आएगा, इसका प्रपोर्शन 45। ठीक है, निकाल के बताऊं या आता है, इनका प्रपोर्शन निकालेंगे तो टोटल आ गया 45। 45 में से इसके हिस्से में कितना आएगा, ऊपर रख देते हैं सपोज 10। ठीक है, और इधर रख देते हैं 15,000। 15 थी 45, ये ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये चीज है। तो जो इसके रेशो में आएगा वो इसका पार्ट हो जाएगा, जो इसके रेशो में जितना भी आएगा वो इसका पार्ट हो जाएगा। यानी पहले जो ऋण जाएगा वो इसके पास, फिर जाएगा इसके पास, और फिर जाएगा इसके पास। यानी जो हमने पैसा दिया वो आपका इक्वल डिवाइडेड हो जाएगा। सपोज 2 ऋण थे, पहला है 10,000 का, ऐसा कोई ऋण है, और दूसरा है हमारा उसी दिन से रख लिया, दूसरा है हमारा 30,000 का, ऐसा कोई ऋण है। वो कहता है भाई साहब कैसे जाओगे, पैसे आए 15,000, इस सेम डेट को है, तो आप एडजस्ट कहाँ करोगे, तो आप इनका रेशियो निकाल दोगे इंटू 15,000, ये फर्स्ट वाले के जिम्मे आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 30/40 इंटू 15,000, वो इसके रेशियो में आ जाएगा। जो भी इनकी अमाउंट आएगी वो अमाउंट इससे डिवाइडेड हो जाएगी। तो लोग कहानी समझ में आई कि नहीं आई। यानी यदि 2 डेट को अलग अलग है तो आप भरते हुए क्रम में लोगे। पहले कौन सा पैसा लोगे, जनवरी वाला, फिर कौन सा लोगे, फरवरी वाला, फिर कौन सा लोगे, मार्च वाला। लेकिन जनवरी में 3 ट्रांजेक्शन हो गए सेम डेट को, 1 जनवरी को 3 ट्रांजेक्शन हो गए, तो आप तीनों ट्रांजेक्शन का रेशियो निकालोगे। सपोज 10,000, 20,000 और 30,000, तो पहले इनका रेशियो निकालोगे, 10 और 20 30 और 60। तो भाई 10,000 के हिस्से में कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो कितना पैसा आया है। सपोज आया है हमारे पास 30,000 पैसा आया है, तो 10,000 वाले में कितना एडजस्ट होगा, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। 10,000 वाले के हिस्से में कितना चला जाएगा, 5,000, यानी 5,000 एडजस्ट हो जाएगा। 20 वाले में कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000, ये 10,000 इसके हिस्से में चला जाएगा, बाकी 10 और 5 15, 15,000 वहां एडजस्ट हो जाएंगे। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अब बेरेक्ट को फिर कनेक्ट कर दो। Where neither party makes any appropriation, जहां पर कोई भी पार्टी ये नहीं बताती कि विनियोग कहां होगा। The payment shall be applied in charge of debt in order of time, whether they are not barred by the law। तो वहां पर आपका जो पैसा एडजस्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑर्डर ऑफ टाइम। सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, पहली कहानी खत्म। वो आपका जो अमाउंट है वो टाइम बार्ड भी हो सकता है और लिमिटेशन में भी हो सकता है। क्लियर। दूसरी कहानी क्या कहती है,
यदि एक ही डेट पर 3 तरह के ऋण ले लिए, 3 तरह के ऋण ले लिए हमने, पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा कोई सा भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, और ये सारे ऋण 1 जनवरी को लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 30,000 रुपए है वो जाएंगे किसके पास, जनवरी के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जनवरी में भी 3 ऋण है, तो अब कैसे एडजस्ट करेगा, तो वो कहिए भाई साहब इसका रेशियो निकाल लो आप, जो भी इसका प्रपोर्शनेट आए उस प्रपोर्शनेट में इसको उसका प्रपोर्शन दे दो, इसको उसका दे दो, इसको उसका दे दो। ये ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसा एडजस्ट होगा, ये कम है तो उससे कम एडजस्ट होगा, ये ज्यादा है तो उससे ज्यादा एडजस्ट, बांटोगे कैसे, प्रपोर्शन के हिसाब में। तो बोलिए पैसा बांटने का ये खेल पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बताओ। कुछ नहीं है, हमारे पास 3 सेक्शन आए, 59, 60 और 61। एक छोटा सा ग्राफ समझ लेना है और कुछ भी नहीं, बाकी कहानी को भूल जाना। 59 और 61, 59 के पास पूरी पावर किसके पास होती है, डेटर के पास। जैसा डेटर बोलेगा वैसा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, वो जो कहेगा वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। क्लियर, वो जो कहता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है। दूसरी कहानी सुनो, 60 में कहानी किसके पास आ जाती है, क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर क्या करेगा, कौन सा पैसा ले सकता है, तो सबसे पहले तो अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा। क्या यूज करेगा, डिस्क्रिशन यूज करेगा सबसे पहला। दूसरा, वो लॉफुल जो मनी उसने दिया था, जिसको पाने का वो अधिकारी है, वो पूरा का पूरा ले सकता है। कौन सा पैसा नहीं ले सकता, डिस्प्यूटेड मनी नहीं ले सकता। कौन सा पैसा नहीं ले सकता, डिस्प्यूटेड मनी नहीं ले सकता। कौन सा पैसा ले सकता है, टाइम बार्ड। कौन सा पैसा ले सकता है, टाइम बार्ड पैसा ले सकता है। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं। 60 क्या कहता है, 61 क्या कहता है, 61 कहता है ना डेटर ने इंडिकेट किया ना क्रेडिटर ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, ना डेटर ने बताया ना क्रेडिटर ने बताया, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब पैसा तो एडजस्ट, पैसा आ गया बैंक में, पैसा आ गया, जितना भी आना था 50,000 रुपए आ गए। डेटर को बहुत सारे ऋण दे रखे थे, तो क्या करें, अब ये कुछ ना कुछ तो करेगा। उसने बताया नहीं, मैंने अपना पावर यूज नहीं किया, तो ऐसा करता है। फिर इसने अपना जो यूज किया, यूज तो यही कर रहा है वैसे देखा जाए तो। ये कह रहा है कि जो सबसे पहला ऋण आया वो फर्स्ट पर, दूसरा आया वो सेकंड पर, तीसरा आया वो थर्ड पर, और एक ही डेट का पैसा है। कालो यहीं पर 3 पैसे हैं, 3 तरह की मनी ले रखे हैं, तो यहां पर हम प्रपोर्शन का रूल लगाएंगे। जो पैसा 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से आ जाएगा, 20,000 के पास 20,000 के रेशो में पैसा आएगा, और 30,000 का पैसा 30,000 के रेशो में आएगा। ये सिंपल कहानी। बोलो 58, 59, 60 और 61 जिंदगी भर के लिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 59 में अधिकार है डेटर का, 60 में अधिकार है क्रेडिटर का, 61 में दोनों का ही अधिकार नहीं है, वो विधि के पास चला जाता है। इसको कहते हैं विधि का रूल। वो विधि के पास चला जाता है और विधि कहती है कि आपके पास 3 तरह के ऋण हैं, तो वो ऋण आप जो है समय के अकॉर्डिंग लोगे। आप जनवरी का पैसा पहले, फरवरी का उसके बाद में, मार्च का उसके बाद में। लेकिन फिर वहां पर एक कहानी पैदा हो गई कि जो जनवरी में ही थे वो 3 तरह के ऋण थे, जनवरी में ही वो 3 तरह के ऋण थे, तो हम क्या करें, तो बस ऐसा करो, आप उनका प्रपोर्शन निकालो, आप आनुपातिक योग निकालो, जिसको जो हिस्सा है 10,000 वाले को उसके रेशो में पैसा दे दो, 20,000 वाले को उसके रेशो में पैसा दे दो, और 30,000 वाले को उसके रेशो में पैसा दे दो। एक बार 59, 60 और 61 समझ में आया कि नहीं आया। मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, रिटर्न में भी और ऑब्जेक्टिव में। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, परफेक्शन आएगी नहीं आया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई चलते चलते भी पूछ ले तो आप उसको बता दो, भाई साहब 59 ये है, 60 ये है, 61 ये है। क्लियर। आइए एक और सेक्शन लेते हैं। अभी तक आपने वो पढ़ा, अब कहानी का नया चैप्टर शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ये बहुत खतरनाक, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, जिसको लोग
ऐसे 10 मिनट में हम बहुत अच्छे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, यदि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, 62 कहता है। अभी तक आपने वो पढ़ा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत है या इम्पॉसिबल हो गया। अब कहानी एक नया मोड लेने जा रही है और ये मोड बहुत सुंदर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी नहीं है तो या तो उसका नोवेशन हो जाए या उसका रिसीजन हो जाए या उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए। सबसे पहले ये कहानी का सबसे मेन हीरो है। ये दोनों साइड हीरो हैं, हीरो तो ये भी हैं। नोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने आपने बीच में बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नई फॉर्म में आ जाए तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कैसे? पहले इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज की लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर आते हैं। इफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थी ए और बी, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये पार्टी है। एग्री टू, सहमत हो, कंसेंट हो, कंसेंट फ्री हो। एग्री टू यानी उस इसमें तो साहब आपकी एग्री जो कंसेंट थी वो फ्री थी और उसमें आपकी जो है कोरेशन आ गया या धमकी आ गई या फ्रॉड आ गया, ऐसा नहीं। एग्री टू, एग्री कैसी हो, यहां पर भी वो चलेगा फ्री कंसेंट, यहां पर भी वही चलेगा फ्री कंसेंट। टू सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करने के लिए ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो ये नोवेशन की आपकी डेफिनेशन है इस 62 का पार्ट 1 यानी नवीनीकरण। नोवेशन करवा रहे हो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये क्या कहता है, इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, सबसे पहले तो ये। दूसरा, रिसाइन इट यानी उसका खंडन कर दो, यार तू तेरे मैं मेरे, अब इसकी बाद में बात करेंगे। और तीसरा, ऑल्टर कुछ परिवर्तन करके। इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड, तब ये तीन परिस्थितियां पैदा हो गई, ये तीन परिस्थितियां आ गई, तीन परिस्थितियां पैदा हो गई तो आपको क्या जरूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की नीड नहीं। वापस पढ़ो। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीजन, ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण कर दिया जाए, उसका खंडन कर दिया जाए, उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या आपको पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। इफ द पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए और बी एग्री टू, सहमत होती है, क्या करने के लिए, सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, भैया प्रतिस्थापित कर दो, यहां पर ये पुरानी किताब है, नई किताब लाके रख दो, लेकिन सहमति हो, या हम रिसाइन कर दें, खंडन कर दें या ऑल्टर कर दें। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? इसके एसेंशियल एलिमेंट जरूर आप लिखें। देखिए इसके ये लिखेंगे आप, क्योंकि बेरेक्ट में नहीं है, बेरेक्ट में ये डेफिनेशन ही नहीं है, इसके मैं किताब से लेके आऊंगा। अभी थोड़ा कम टाइम था, अब किताब को यूज करता हूं मैं ज्यादातर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इनोवेशन, सबसे पहले तो पार्टीज मस्ट बी सेम और डिफरेंट। पार्टी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और इसका सबसे ज्यादा इनोवेशन जो यूज होता है ना वो पार्टनरशिप में होता है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पार्टनरशिप में होता है। जब पार्टनर फर्मशिप जो फर्म होती है वो विघटन होती है, तब इसका रोल आता है। तो सबसे पहला पार्ट तो पार्टीज मस्ट बी सेम और डिफरेंट। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज, वो पूरा ही चेंज हो जाएगा और वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सबसे पहली बात, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वो चेंज कर देगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। और दूसरी बात, वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले पहले बनाओगे। एक्सपायरी से पहले बनाना पड़ेगा, ये इसकी तीसरी कंडीशन। ऐसे नहीं अब तो वो एक्सपायर हो गया, उसका टाइम निकल गया तो वहां पर जो है आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, नहीं। वो जो आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, सपोज अपना कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो रहा है इस बिल्डिंग को लेकर 5 मार्च को, इस 5 मार्च को अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन अभी वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो 3 आज बना सकते हैं, वो कल तक बना सकते हैं, परसों नहीं बन सकता। उस कॉन्ट्रैक्ट को वो फिर जो होगा उससे रिलेटेड होगा, क्लेम होगा, दावा होगा, वो इससे रिलेटेड होगा।
लेकिन 3 और 4 को हमने पार्टी नहीं भी हो सकती है, पार्टी पुरानी भी हो सकती है, लेकिन इसकी सारी शर्तों को खत्म करते हुए हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? नोवेशन कहलाएगा। प्योर इंग्लिश में नोवेशन कहलाएगा और प्योर हिंदी में नवीनीकरण कहलाएगा। क्लियर? आइए इसके एग्जाम क्लियर समझ में आ गई कहानी। 60 में ऑल्ट्रिस नोवेशन के कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एग्जाम में 99% आते हैं। देखिए क्या कहता है, ए owes मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच में पैसे का लेन देन होता है, पैसा लेता है ए उधार बी से एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। इट इज एग्रीड, और ये सहमत होता है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य, एंड सी, अब तीसरा आदमी आ गया। अब तक तो ये था कि ए बी को पैसा देगा, ए बी को पैसा देगा, अब तक का कॉन्ट्रैक्ट तो ये था। लेकिन नए कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, ए है, बी है और हमारा सी आ गया, तीसरी पार्टी भी आ गई। जैसा आपकी बेयरक लैंग्वेज ने कहा कि जो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका वही पार्टी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती। ये भी नया कर सकते थे कि जो 10,000 तुम्हें मुझे या 1,00,000 रुपए तुम्हें मुझे 1 मार्च को 2025 को देना था, वो अब आप मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते, ये पैसा आप मुझे मैं इंटरेस्ट 1 मार्च 2026 को दोगे, तो नोवेशन हुआ कि नहीं हुआ? वो पार्टी भी हो जाएगी। लेकिन वहां पर पार्टी चेंज करते एक और को ले आते हैं। क्या कहता है? इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी, तीनों फ्री कंसेंट के साथ एग्री होते हैं, दैट बी शैल बी हैज देयरफॉर एक्सेप्ट सी एज डेप्टर, कि अब मेरे को जो पैसा देगा वो ए ना देकर सी देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता है। पहले जो पैसा देना था वो ए को देना था, अब जो पैसा देना है वो सी को देना। ये कॉन्ट्रैक्ट तीनों में हो जाता है, तीसरी पार्टी आ जाती है। तो वो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के मध्य, वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। लेकिन कब? उसकी एक्सपायरी होने से पहले। एक्सपायर होने के बाद आप बना रहे हो तो वैलिडिटी वो भी रहेगा। ब्रीच नहीं हो रहा है, यहाँ पर नोवेशन हो रहा है, ब्रीच अलग चीज है। तो वो क्या कहता है? बी शैल देन therefore accept C as debtor instead of A। अब वो कहता है आज के बाद 3 मार्च 2025 के बाद ए मेरा डेटर नहीं है, अब मेरा डेटर कौन हो गया? सी हो गया। मेरे को पैसा कौन देगा? सी देगा। मैं वाद किस पे लाऊंगा? सी पर लाऊंगा। मैं जो भी मेरा कानूनी जो कार्रवाई होगी, अब उसका संबंध खत्म, वो सीन से बाहर। अभी तक जो फिल्म थी सीन में वो था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ए इस पिक्चर में था, लेकिन जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट आया ए इससे बाहर चला गया और अब फिल्म में रह गए बी और सी। तो अब आपने कहा एक अच्छी लाइन, द ओल्ड डेट, पुराना ऋण, ऑफ ए एंड बी एट एन एंड, वो समाप्त हो गया। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है? बिल्कुल नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। और एन ए न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। तो अब बी और सी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई यदि तू मुझे पैसे देगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और तो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे को कोर्ट में घसीटने के काबिल हूं। क्या यहाँ पर ए का कोई रोल रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यदि आप यहां पर जो है ए को कोर्ट में घसीटते हो तो कौन सा सेक्शन आड़े आ जाएगा? 62। कौन सा सेक्शन आगे आड़े आएगा? 62 कहेगा पहले मेरे से बात करो, फिर इस भाई साहब को कोर्ट में घसीट लेगा। तो हमने पूछा 62 से कि भाई साहब बोलो, आप बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो भाई साहब 62 आपसे कहते हैं कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ए और बी के मध्य एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो बहुत पहले खत्म हो गया था। ए तो उसी समय अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा बी और सी के मध्य आएगा। ऐसा नहीं तुम उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भी ड्रैग कर लो और नए कॉन्ट्रैक्ट को भी ड्रैग कर लो, तुम ए से भी पैसा मांगो और तुम सी से भी पैसा मांगो। ऐसा करने से कौन सा सेक्शन रोकेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62 आपको रोक देगा। बोलो कहानी समझ में आएगी नहीं आई?
अगली कहानी इसमें इंपॉर्टेंट और प्यारी कहानी देखो क्या कहता है, समझो उसको, आप उसे समझना है, आप उसे जिसे कहते हैं उस चीज को समझना है। देखिए आप, ए और बी 10,000 रुपीज, ठीक है, ए और बी दो कलाकार हैं और 10,000 रुपए का इनमें लेना देना है। ए और बी के बीच में 10,000 रुपए लेना देना है कि तू मुझे 10,000 रुपए इस डेट को देगा, ठीक है। लेकिन ए एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विथ बी, एक नया एग्रीमेंट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी के साथ, एंड गिव्स बी ए मॉर्गेज ऑफ हिज एस्टेट 5,000। वो कहता है कि भाई मेरे पास तो है ना ये 10,000 रुपए तो है नहीं, 1,00,000 रुपए तो है नहीं, ऐसा करिए मेरा 5,000 का लैपटॉप है, ये ये तू बंधक रख ले, मेरी अंगूठी को तू मॉर्गेज कर ले, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना और मेरी अंगूठी को मेरे को बंधक कर ले। लेकिन ये सारी कहानी चलेगी उस 10,000 रुपए के ऋण के एवज में, सारी कहानी चलेगी 10,000 रुपए के ऋण के एवज में ये कहानी चलेगी, ठीक है। वहां पर जो है अब एक नया इनके बीच में एग्रीमेंट बनता है और वो एग्रीमेंट आपसे कहता है कि भैया 5,000 का बंधक हो गया, 5,000 का बंधक रख दिया इसने तो रहन रख दिया, 10,000 के बदले ये 5,000 दूंगा, इसी का तू बंधक रखेगी, भी मेरे पास पैसा कैश नहीं है। ये कहता है इन प्लेस ऑफ डेप्ट हिज एस्टेट 5,000 रुपीज इन प्लेस ऑफ डेप्ट ऑफ इट 10,000 रुपीज। बिल्कुल सही बात है, 10,000 का लोन था, नहीं है मेरे पास देने के लिए, नया कॉन्ट्रैक्ट बना, नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है तो 5,000 की जो ऐसे इसको लिख ले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट बना, 10,000 का खेल खत्म, 5,000 का मैंने प्रॉपर्टी को रख दिया। तो यहाँ पर देयर इज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, एंड एक्सटिंग्विश द ओल्ड, और पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो क्या हो गया, अंत हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। सीधी सी कहानी है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जो है एंड हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसलिए पुराने कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो गया। तो आपके संविदा के नोवेशन से क्या मतलब है, किसी भी वजह से वही पार्टी या अलग अलग पार्टीज एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, लेकिन होना चाहिए आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट भी वैध होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वैध और लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं मान लो ये मकान मैंने किराए पे लिया, अभी तो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये तो की वैन सुविधा, अब दो लोग थे मेरे और उसके बीच में, लेकिन अब दो पार्टनर और आ गए, लेकिन अब इस जगह का यूज करेंगे साहब गैम्बलिंग के लिए, तो क्या ये उस कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन है क्या? नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहली शर्त ये है, आप जो नया कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन करोगे वो नोवेशन आपका पुराने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले होना चाहिए। दूसरा, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैध था, वो आपका सही था, वैलिड था, लॉफुल था, लॉफुल कंसिडरेशन था, विदाउट जिसे कहते हैं कि फ्री कंसेंट था, फ्री कंसेंट उसमें इंक्लूड थी, विदाउट कोरिशन था, XYZ जो भी फ्रॉड वगैरह से माइनस था। तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नया जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उन्हीं पार्टीज में बन सकता है, उन पार्टीज के अलावा बन सकता है, और आपका नया कॉन्ट्रैक्ट भी वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और जिसे कहते हैं कि आपका वो भी जिसे कहते हैं कि नोवेशन उन पार्टीज में भी हो सकता है, उस पार्टीज के अलावा भी हो सकता है। बाकी शर्तें वही फॉलो करवाएगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। इसलिए नोवेशन एक वो तरीका है जिससे आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भूल सकते हैं, लेकिन आपका नया कॉन्ट्रैक्ट उसका प्रतिस्थापन है। जैसे हम कहते हैं कि किताब, इस किताब को उठाकर नई किताब रख दी, तो अब नई किताब को भी पढ़ते हैं, जैसे पुराने लॉज को पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया तो अब नए लोग को पढ़ रहे हैं। तो वही हमारी यहाँ पर कहानी कहती है, नोवेशन की कहानी। वो लोग कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? सेक्शन चारों क्लियर आज के? कल मैंने पूछूंगा अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक साथ करना नहीं है, 4 सेक्शन करने हैं। 59, 6 वहां तक 57 हुआ है ना, उधर के 2 बाकी हैं, 56 2 बाकी हैं, 57 58 वो कल कर लेंगे बहुत अच्छे से। 58 हो गया था क्या? कोई बात नहीं होगा तो वापस रिपीट कर लेंगे, वो भी एक साथ कर लेंगे, और 51 से 59 का रिवीजन कर लेंगे एक साथ, वो वैसे रिवाइज हो जाएगा। आपको करना है 59, आपको करना है 60, आपको करना है 61 और 62 का नोवेशन तक।
चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी 5-7 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास लेते हैं। क्लियर? आज का सेशन समझ में आया, पसंद आया? और सर तो